डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन दैनिक जीवन में रसायन में प्रशांतक औषधि के बारे में चर्चा करते हैं। प्रशांतक औषधि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर अपना प्रभाव डालती है। ये मानसिक रोग के उपचार व निदान में काम में आती है। ये अत्यधिक तनाव अवसाद की स्थिति में काम में आती है। यानी वे रासायन जिनका उपयोग मानसिक रोगों के उपचार व निदान में किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? प्रशांतक। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर अपना प्रभाव डालती है, यानी ये तंत्रिका सक्रिय औषध है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालेगी। ये व्यग्रता, चिंता, तनाव, शोक से मुक्ति देती है। किससे मुक्ति देती है? व्यग्रता, चिंता, तनाव, शोक से मुक्ति देती है। इनका निंद्राकारी प्रभाव होता है, यानी इनको लेने पर नींद आती है। प्रशांतक औषधियों के सेवन से नींद आती है, इसलिए इनका निंद्राकारी प्रभाव होता है। अतः ये सभी नींद की गोलियों के आवश्यक घटक होते हैं। नींद की गोलियों के आवश्यक घटक होते हैं। एक्वेनिल एग्जाम्पल, ल्यूमिनिल, सेकोनल, मेप्राबिनेट, क्लोराइड जेपोक्साइड, वोरोनल, एमिटल, नेम्ब्यूटल, वेलियम, सेरोटोनिन, एम्प्रोनाइजिक और फिनलजिन। ये सारी की सारी औषधियाँ कौन सी हैं? प्रशांतक औषधियाँ। कौन सी औषधियाँ हैं ये? प्रशांतक औषधियाँ। बारबीट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न प्रशांतक के रूप में काम में लिए जाते हैं। कौन से अम्ल के? बारबीट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न प्रशांतक के रूप में लिए जाते हैं। इनके प्रयोग से नींद आती है, जैसे वेरोनल, ल्यूमिनिलिन, सेकोनल। ये सारी क्या हैं? प्रशांतक औषधियाँ हैं। कौन सी औषधियाँ हैं ये? प्रशांतक औषधियाँ। क्लोराइड जेपोक्साइड औषधि ये प्रशांतक औषधि है। क्लोराइड जेपोक्साइड औषधि कौन सी है? ये प्रशांतक औषधि है। इसका फॉर्मूला मैं अभी आपको लिख के बताती हूँ। एक बेंजीन वाले बना लिए अपन ने, ये बेंजीन वाले है। यहाँ पे क्लोरीन क्लोराइड ग्रुप लगा दिया, यहाँ N डबल बॉन्ड C, यहाँ N एमिनो ग्रुप का एक हाइड्रोजन होगा, एक एमिनो ग्रुप का हाइड्रोजन हट करके मिथिल ग्रुप लग गया। यहाँ पे इस कार्बन से CH2 समूह, यहाँ पे एमिनो ग्रुप के एक्स्ट्रा लग गया, एक तो ऑक्सीजन ग्रुप है और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड के द्वारा कार्बन, वो कार्बन की एक वैलेंसी फिनिल ग्रुप के द्वारा। इस तरह से ये फॉर्मूला है, ये है क्लोर डाइजेपोक्साइड का, जो कि एक प्रशांतक औषधि है। कौन सी औषधि है ये? प्रशांतक औषधि है। कौन सी? क्लोर डाइजेपोक्साइड औषधि। दूसरा मेप्रोबिनेट का फॉर्मूला भी आपको मैं बताती हूँ। मेप्रोबिनेट, इसमें यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक समूह है और इस कार्बोक्सिलिक समूह का हाइड्रोजन है एमिनो ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित है। यहाँ पे CH2
CH2 CH3 CH2 का होल ट्वाइस CH3 CH2O CO NH2, यानी ये जो CCH2 है CO है, दोनों साइड में CONH2 ग्रुप है और एक साइड की एक वैलेंसी मेथिल ग्रुप के द्वारा और एक वैलेंसी प्रोपिल ग्रुप के द्वारा पूरी हो रही है। अब है फॉर्मूला इक्वेनिल का। किसका है? इक्वेनिल का। NH2CO इक्वेनिल और मेप्रोबिनेट में केवल किसका अंतर है? जहाँ इसमें देखो CH2 CCH3, यहाँ पे जो फेनिल प्रोपिल ग्रुप था उसकी जगह मेथिल ग्रुप है। बाकी का सेम ही इसका फॉर्मूला, यानी एक फॉर्मूला आप मेप्रोबिनेट और इक्वेनिल में एक फॉर्मूला याद कर लोगे। मेप्रोबिनेट में यहाँ पे प्रोपिनिल ग्रुप है और इक्वेनिल में यहाँ पे मेथिल समूह है। दोनों में ये डिफरेंस है। इक्वेनिल में क्या है? मेथिल समूह है और मेप्रोबिनेट में प्रोपिनिल ग्रुप है। बारबेट्यूरी कमल के जो व्युत्पन्न हैं, बारबेट्यूरी कमल का फॉर्मूला होता है यहाँ पे इम्यूनो ग्रुप है, यहाँ कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे इम्यूनो ग्रुप है और यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप और यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप। 3 कीटोनिक और 2 इम्यूनो ग्रुप बेंजीन वाले जैसे बना लो और 2 कीटोनिक ग्रुप, 3 कीटोनिक ग्रुप और 2 मेटा पे और ऑर्थो और पेरा पे NH। तो इस तरह से बारबेट्यूरिक कमल का फॉर्मूला। इसके व्युत्पन्न से बारबेट्यूरिक के व्युत्पन्न प्रशांतक के रूप में काम में लिए जाते हैं। इसके व्युत्पन्न जैसे वेरोनल का फॉर्मूला भी आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले अपन किसका बनाएंगे? बारबेट्यूरिक कमल का फॉर्मूला। किसका? बारबेट्यूरिक कमल का फॉर्मूला। यहाँ पे क्या है? कीटोनिक ग्रुप, यहाँ पे NH ग्रुप, यहाँ पे फिर कीटोनिक ग्रुप, यहाँ पे फिर NH ग्रुप और यहाँ पे फिर कीटोनिक ग्रुप और यहाँ पे इस हाइड्रोजन की दोनों वैलेंसी एथिल ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित होगा। हाइड्रोजन किसके द्वारा हुआ है? 2 किसके द्वारा? 2 एथिल ग्रुपों के द्वारा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला किसका हो गया? वेरोनल का। किसका हो गया? वेरोनल का। और अगर यहाँ पे एक ये एथिल ग्रुप हट करके अगर यहाँ पे फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? फेनिल ग्रुप जुड़ जाएगा। 2 एथिल ग्रुप होंगे तो वेरोनल का फॉर्मूला होगा। और यहाँ पे एक एथिल ग्रुप की जगह अगर एक फेनिल ग्रुप लग जाता है तो ये ल्यूमिनल का फॉर्मूला है। किसका है? ल्यूमिनल का। और अगर यहाँ पे इस हाइड्रोजन की दोनों वैलेंसी, जैसे मैं अभी फिर दोबारा इसका फॉर्मूला बनाती हूँ, यहाँ कीटोनिक, यहाँ NH, यहाँ कीटोनिक, यहाँ NH और यहाँ कीटोनिक। और इस कार्बन के जो 2 हाइड्रोजन हैं, अगर ये दोनों हाइड्रोजन एक CH3H7 C3H7 और CH3 और यहाँ पे एक जुड़ेगा इसमें प्रोपीन CH2 प्रोपीन। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सेकोनल का।
इसका फॉर्मूला आ जाएगा ये सेकोनल का। इस तरह से एक बारबिटूरिक अम्ल का अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हो, बारबिटूरिक में यहाँ क्या होगा CH2, और फिर इस H2 को हटा करके अपन 3 वेरोनल, ल्यूमिनल और सेकोनल बना सकते हैं। अब है पीड़ाहारी औषधि। कौन सी औषधि? पीड़ाहारी औषधि। वे सामान्य पीड़ाहारी औषधि भी कहलाती हैं क्योंकि इनके सेवन से व्यक्ति आदी नहीं होता है। ये पीड़ाहारी के साथ साथ जवरोधी गुण भी दर्शाता है, जैसे एस्प्रिन है, पैरासिटामोल है। यानी वे रासायन जो पीड़ा अथवा दर्द को कम करते हैं, वे रासायन जो पीड़ा अथवा दर्द को कम करते हैं, उन्हें पीड़ाहारी औषधि करते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। यानी वे रासायन जो पीड़ा या दर्द को कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वे रासायन जो पीड़ा अथवा दर्द को प्रयुक्त करने के लिए कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, पीड़ाहारी या दर्द निवारक औषधि कहलाती है। ये तंत्र सक्रिय औषधि होती है, तंत्रिका सक्रिय औषध होती है। यानी इनके सेवन से तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। ये 2 प्रकार के होंगे, अस्वापक अनासक्तक या नॉन एडिक्टिव। ये सामान्य पीड़ाहारी औषधि होती हैं क्योंकि इनके सेवन से व्यक्ति आदी नहीं होता है। ये सामान्य पीड़ाहारी औषधि। अस्वापक औषधि कौन सी होती हैं? सामान्य पीड़ाहारी हैं जिनके सेवन से व्यक्ति इनका आदी नहीं होता है। इन पीड़ाहारी औषधि में जबरनासी लक्षण भी पाए जाते हैं, जबरनासी लक्षण भी पाए जाते हैं। यानी इनके सेवन से जो बुखार होती है वो भी ठीक हो जाती है। एस्प्रिन, पैरासिटामोल। एस्प्रिन और पैरासिटामोल कौन सी औषधि हैं? अस्वापक पीड़ाहारी। पीड़ाहारी कौन सी औषधि होती है? वे रासायन जो पीड़ा या दर्द को कम करने के लिए प्रयुक्त होते हैं वो पीड़ाहारी औषधि कहलाती हैं। ये तंत्रिका सक्रिय औषधि होती है क्योंकि इनके सेवन से तंत्रिका पे प्रभाव पड़ता है। 2 प्रकार की होती है, स्वापक और अस्वापक। अस्वापक सामान्य पीड़ाहारी होती हैं और इनके सेवन से व्यक्ति आदी नहीं होता। ये पीड़ाहारी के साथ साथ जबररोधी यानी जबर को नष्ट करने के लिए जबरनासी लक्षण यानी बुखार को ठीक करने के लिए भी औषधि काम में ली जाती है, जैसे एस्प्रिन और पैरासिटामोल। एस्प्रिन दिल के रोगियों के लिए भी काम में आती है क्योंकि दिल का दौरा पड़ने से धमनियाँ फट जाती हैं जिससे रक्त का थक्का बन जाता है तथा रक्त संचार नहीं होता है और रक्त संचार नहीं होगा। यहाँ एस्प्रिन रक्त के थक्कों को घोल देने में काम में आती है। यानी दिल के रोगियों के लिए एस्प्रिन टेबलेट काम में ली जाती है, औषधि काम में लग जाती है क्योंकि दिल के रोगियों के लिए ब्लड गाढ़ा होने के कारण, रक्त गाढ़ा होने के कारण रक्त का थक्का बन जाता है जिससे धमनियाँ फटने का डर रहता है, तो ये थक्के को घोल देती है। एस्प्रिन क्या करती है? थक्के को घोल देती है, इसलिए ये दिल के रोगियों के लिए काम में ली जाती है, दिल के रोगियों के लिए काम में ली जाती है। दूसरी औषधि है वो है स्वापक यानी नॉर्कोटिक औषधि। इसे कठोर पीड़ाहारी औषधि कहते हैं। यानी अस्वापक को क्या कहेंगे? सामान्य पीड़ाहारी औषधि, और स्वापक को क्या कहेंगे? कठोर पीड़ाहारी औषधि, जो असहनीय दर्द को होने पर काम में ली जाती है। इसके उपयोग से बचना चाहिए क्योंकि मनुष्य निद्रा या संसाविहीनता का आदी हो जाता है। कुछ देशों में इसका उपयोग करने पर प्रतिबिंब है, जैसे मॉर्फिन है, कोडीन है, हाशिश, हीरोइन है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। यानी ऐसी तीव्रता और ऐसा है दर्द पर ऐसी पीड़ाहारी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे हाथ पाँव को टूट जाता है, तो इस दर्द को सहन करने के लिए
कौन सी औषधि काम में ली जाती हैं? स्वापक औषधियाँ। ये कठोर पीड़ाहारी औषधि होती हैं। असहनीय दर्द या तीव्रता से होने वाले दर्द में इन औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जो निद्रा और अचेतना बेहोशी उत्पन्न करती हैं। इन्हें स्वापक पीड़ाहारी कहते हैं। इनके सेवन करने से व्यक्ति इनका आदी हो जाता है, यानी इसकी लत पड़ जाती है, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, हशीश या हीरोइन इसके एग्जाम्पल हैं। मॉर्फिन, कोडीन, हशीश, हीरोइन किसके एग्जाम्पल है? स्वापक औषधियों के। स्वापक औषधियाँ क्या होती हैं? जो तीव्रता और असहाय दर्द होने पर इसे पीड़ाहारी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मॉर्फिन का फॉर्मूला मैं आपको अभी बता रही हूँ। जैसे अपन ने यहाँ बना लिया एक बेंजीन वल्ले, यहाँ पे हाइड्रोक्सी समूह लगा दिया और यहाँ पे इसके ऑक्सीजन के पेंटावरण पे, और यहाँ पे देखो यहाँ NCH3 समूह, और यहाँ फिर एक 6 हेक्जिन, और यहाँ पे OH समूह। और इस जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी 8 यहाँ पे इससे जुड़ रही है। ये किसका फॉर्मूला है? मॉर्फिन का। किसका फॉर्मूला है? मॉर्फिन का। अगर यहाँ पे अगर एक आप फॉर्मूला याद कर लोगे तो कोडीन या हीरोइन तीनों के फॉर्मूला इजियो में आपको याद हो जाएंगे। अगर ये हाइड्रोक्सी समूह है, मॉर्फिन में तो क्या है यहाँ पे? ये हाइड्रोक्सी समूह है। इन हाइड्रोक्सी समूहों की जगह अगर दो अपने एसिटोक्सी समूह लगा देंगे एसी, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? हीरोइन का। और इनकी जगह एक हाइड्रोक्सी समूह दूसरे हाइड्रोक्सी की समूह अगर मिथोक्सी समूह लगा देंगे, कौन सा समूह? मिथोक्सी समूह लगा देंगे, तो ये कोडीन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर आप एक फॉर्मूला याद कर लेते हो तो इससे आप मॉर्फिन, हीरोइन और कोडीन तीनों के फॉर्मूले बना सकते हो। ये किसके एग्जाम्पल हैं? स्वापक औषधि। स्वापक औषधि क्या होती है? ऐसी औषधि जो तीव्रता और असहनीय दर्द को कम करने के लिए काम में ली जाती है, उसको क्या कहते हैं? स्वापक औषधि। ये कठोर पीड़ाहारी औषधि होती है। इसके सेवन से निद्रा और अचेतना उत्पन्न होती है, और इसको लगातार लेने पर मनुष्य होता है वो उसके आदी हो जाता है। इसलिए कई देशों में तो इसके उपयोग करने के लिए प्रतिबंध है। अब आती है अपनी प्रति सूक्ष्म जीवी की औषधि। वे रासायन जो सूक्ष्म जीव जैसे कवक, जीवाणु, फफूंद आदि की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं। वे रासायन जो सूक्ष्म जीव कवक, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, फफूंद आदि की वृद्धि को रोकते हैं। वे रासायन जो सूक्ष्म जीव जैसे कवक, जीवाणु, फफूंद और बैक्टीरिया आदि की वृद्धि को रोकते या नष्ट कर देते हैं, वैसे रासायन प्रति सूक्ष्म जैविक रसायन कहलाते हैं, औषधि कहलाती हैं। इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रतिजैविक औषधि यानी प्रति सूक्ष्म जीव क्या होंगे? वे रासायन जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया, वायरस, कवक, फफूंद आदि की वृद्धि को रोकते हैं या नष्ट कर देते हैं, ऐसे रासायन क्या कहलाते हैं? प्रति सूक्ष्मजीवी औषधि कहलाते हैं। मनुष्य तथा जीवों में कई विभिन्न सूक्ष्म जीव, जीवाणु, वायरस, कवक, परजीवी उत्पन्न हो सकते हैं। प्रति सूक्ष्म की प्रकृति के आधार पर इनकी वृद्धि या उसको नष्ट करने के लिए जीवाणु, कवक
कवक को नष्ट करने के लिए प्रतिकवक, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रतिजीवाणु, और परजीवियों को नष्ट करने के लिए प्रतिपरजीवी, और वायरस को नष्ट करने के लिए प्रतिवायरस औषध प्रयुक्त किए जाते हैं। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे आकार के होते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। शरीर में कई ऐसे पदार्थ स्रावित होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को क्या कर देंगे, नष्ट कर देते हैं, किंतु इन पदार्थों के स्रावित होने में कोई त्रुटि हो जाए तो ये सूक्ष्म जीव ऊतकों तक पहुंचकर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न रोगों पर नियंत्रण 3 भागों से किया जाता है। वे औषधि जो उपयोग द्वारा जो शरीर में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मार देगी वो औषधियाँ क्या कहलाएंगी, जीवाणुनाशी। क्या कहलाएंगी, जीवाणुनाशी। ऐसी औषधि के उपयोग द्वारा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती हैं। ये औषधियाँ क्या कहलाएंगी, जो सूक्ष्म जीवों को मार देंगे वो तो कहलाएंगे जीवाणुनाशी, और जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकेंगी वो जीवाणुरोधी, और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करेंगी। तीसरी प्रकार की औषधि कौन सी होंगी, जो शरीर की प्रतिरोधक यानी रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करेंगी। तो इस तरह से प्रतिजैविक, प्रतिरोधी और प्रतिसूक्ष्म जैविक औषधि, तो इस प्रकार से प्रतिसूक्ष्म जैविक औषधियों को 3 भाग हैं। पहली औषधि है प्रतिजैविक औषधि। वे रासायन जो जीवाणु, कवक और फफूंद द्वारा उत्पन्न होते हैं। वे रासायन जो जीवाणु, कवक या फफूंद द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं दूसरे हानिकारक जीव जो मनुष्य में संक्रामक रोग उत्पन्न कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। यानी वे रासायन जो जीवाणु, कवक या फफूंद द्वारा उत्पन्न होते हैं मनुष्य यानी जीवों के शरीर में संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव की वृद्धि को क्या करेंगे, ये रोक देंगे। कौन से को, संक्रामक रोगों की उत्पन्न करने वाले संक्रामक रोगों को उत्पन्न करने वाले जीवों को क्या करेंगे, ये उनकी वृद्धि को रोक देंगे। ऐसे रासायन क्या कहलाते हैं, प्रतिजैविक औषधि कहलाते हैं। कौन सी औषधि कहलाते हैं, प्रतिजैविक औषधि कहलाते हैं। इस यौगिकों का संश्लेषण भी किया जाता है जो प्रतिजैविक की तरह कार्य करते हैं। प्रतिजैविक आंशिक या पूर्ण रूप से संश्लेषित वे रासायन है जो सूक्ष्म जीवों की उपापचयी प्रक्रियाओं में अवरोध उत्पन्न करके उनकी वृद्धि को क्या करेंगे, रोक देते हैं या नष्ट कर देते हैं। 19वीं सदी में जर्मन जीव विज्ञान पॉल एड्रिस ने सिफिलिस के इलाज के लिए ऑर्सफेनेपिन बनाई जिसे सल्वर्सेन भी कहा जाता है, और 1932 में एक अन्य प्रतिजीवाणु प्रोटोसिल का निर्माण किया गया। प्रोटोसिल की संरचना सल्वर्सेन के सदस्य होती है। प्रोटोसिल में आर्सेनिक एस डबल बॉन्ड एस बंद की जगह क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन एन डबल बॉन्ड एन बंद होता है। इस तरह से प्रतिजैविक औषधियों के एग्जाम्पल है सल्वर्सेन और प्रोटोसिल जो सिफिलिक रोग के उपचार के लिए काम में ली जाती है। सल्वर्सेन किसके लिए आती है, सिफिलिक रोग के उपचार के लिए कौन सी औषधि काम में लाई जाती है, सल्वर्सेन। ये कौन सी औषधि होती है, प्रतिजैविक औषधि। और किस प्रकार की औषधि का एग्जाम्पल है ये, प्रतिसूक्ष्म औषधि। सल्फापिरिडिन, प्रोटोसिल, सल्फेनिल एमाइड, पी पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, ए एमिडोग्लाइकोसाइड, टी टेट्रासाइक्लिन, ओ ओप्लोक्सोन और सी क्लोरोफेनिडोल, ये किसके एग्जाम्पल हैं, प्रतिजैविक औषधियों के। किसके एग्जाम्पल है ये, प्रतिजैविक औषधियों के। प्रोटोसिल की क्रियाशीलता, इसमें उपस्थित पैरा एमिनो बेंजीन, जो प्रोटोसिल है इसमें पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनाइड भाग द्वारा होती है। इस प्रकार सल्फा औषधि की खोज हुई और कई सल्फोनेमाइड व्युत्पन्न संश्लेषित किए गए। 1929 में, कभी 1929 में
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने फुफ्फुद पेनिसिलियम नोटेटम से प्रतिजैविक की खोज की और उसका नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या दिया? पेनिसिलिन। क्या नाम रखा था? पेनिसिलिन। किसने रखा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने। कब? 1929 में। किस पे क्रिया करके? फुफ्फुद पेनिसिलियम नोटेटम से प्रतिजैविक की खोजी की थी। पेनिसिलिन के पृथक्करण शोधन के पश्चात चिकित्सीय परीक्षण के लिए पर्याप्त मात्रा में एकत्र करने में उन्हें 13 वर्ष लगे। फ्लेमिंग को 1945 में इसके लिए पेनिसिलिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक औषधि किसे कहते हैं? वह प्रतिजैविक औषधि जो एक साथ कई रोगों के निदान के लिए काम में ली जाती है। वह प्रतिजैविक औषधि जो एक साथ कई रोगों के निदान के लिए काम में ली जाती है, जो विस्तृत स्पेक्ट्रम या ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक औषधि कहलाती है। कौन सी औषधि? विस्तृत या ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि जो एक साथ कई रोगों के उपचार के लिए काम में ली जाती है, जैसे ओफ्लोक्सोसिन, बेडोमाइसिन, क्लोरेमफेनिडोल। अब इसमें दूसरी प्रतिजैविक सूक्ष्म औषधि है, वो है प्रतिरोधी। कौन सी है? प्रतिरोधी। यानी वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें मार देते हैं, परंतु जीवित ऊतकों के विपरीत प्रभाव नहीं डालते, उन्हें प्रतिरोधी कहते हैं। यानी वे रसायन जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करेंगे? रोक देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं तथा जीवित ऊतकों पे कोई हानि नहीं पहुंचाते। वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या वे रसायन जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं या उन्हें मार देते हैं, परंतु जीवित ऊतकों पे कोई प्रभाव नहीं डालते, वो क्या कहलाते हैं? प्रतिरोधी। प्रतिरोधी का उपयोग जीवित ऊतकों पर जैसे त्वचा के कटने या घाव होने पर किया जाता है। जब त्वचा कट जाती है, घाव हो जाता है, उसमें कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? प्रतिरोधी औषधि। प्रतिरोधी किस प्रकार की औषधि है? प्रतिजैविक सूक्ष्मजीवी औषधि है। प्रतिरोधी का उपयोग शरीर में बैक्टीरिया द्वारा अपघटन से उत्पन्न गंध को, अगर घाव में के बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं तो सर्दी लग जाते हैं, उस बैक्टीरिया द्वारा अपघटन से उत्पन्न गंध को कम करने के लिए किया जाता है। दुर्गंध नाशक जैसे माउथ वॉश है, डिओड्रेंट है, टूथपेस्ट है, टूथ पाउडर है, चेहरे के पाउडर में मिलाया जाता है। साबुन के प्रतिरोधी गुण डालने के लिए उनमें बाईथायोनोल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? बाईथायोनोल। जैसे प्रतिरोधी के एग्जाम्पल है डिटोल, टिक्चर आयोडीन, सोफ्रामाइसिन, फ्यूरासिस। आयोडीन एक प्रबल प्रतिरोधी होता है। आयोडीन का अल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 2 से 3% आयोडीन का 2 से 3% विलयन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आयोडीन, टिक्चर आयोडीन कहलाती है। क्या कहलाती है? आयोडीन का अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 2 से 3% विलयन क्या कहलाता है? टिक्चर आयोडीन कहलाती है। सामान्य प्रयोग में लिए जाने वाला प्रतिरोधी क्या है? डिटोल। क्या है? डिटोल, जो कि किसका मिश्रण होता है? डिटोल क्लोरोजाइलिनोल और ट्रपिनियोल। डिटोल कौन से घटकों से बना होता है? क्लोरोजाइलिनोल और ट्रपिनियोल।
यानी डिटोल किसका मिश्रण होगा? क्लोरोजाइलिनोल और ट्रपीनियोल का मिश्रण है। यानी डिटोल 2 घटकों से मिलकर बना होता है, क्लोरोजाइलिनोल और ट्रपीनियोल। बोरिक अम्ल का तनुजलीय विलयन आँखों के लिए दुर्बल प्रतिरोधी होता है। अब जो ये 2 घटक हैं किसके डिटोल के। डिटोल किससे बना होता है? क्लोरोजाइलिनोल और ट्रपीनियोल। तो क्लोरोजाइलिनोल का फॉर्मूला होगा, वो होगा, अपने बेंजीन वाले बना ली, ये लो, ये बेंजीन वाले। इसमें यहाँ पे ऑर्थो ग्रुप, मेटा पोजीशन पर CH3 ग्रुप, पैरा पोजीशन पे Cl ग्रुप और फिर 5वें कार्बन पे CH3 ग्रुप। ये किसका फॉर्मूला है? क्लोरोजाइनिलोन का। किसका फॉर्मूला है? क्लोरोजाइनिलोन का। अभी आपको ट्रपीनोइल का फॉर्मूला मैं बताती हूँ आपको। ट्रपीनोइल का फॉर्मूला, बेंजीन वाले जैसे बना लिया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा, इसमें एक ही डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे मेथिल ग्रुप, और इस पैरा पोजीशन पे इस कार्बन, ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा और 2 मेथिल ग्रुप के द्वारा पूरी होती है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया, ये ट्रपीनोल का हो गया। किसका फॉर्मूला है? ट्रपीनोल का। और ये किसका है? क्लोरोजाइनिलोन। तो डिटोल 2 घटकों से मिलकर बना होता है, उसके नाम है क्लोरोजाइनिलोन। क्लोरोजाइनिलोन का फॉर्मूला ये है और ट्रपीनोल का ये। इस तरह से किसका निर्माण होता है? डिटोल का। किसका? डिटोल का। तो डिटोल के घटक कौन से हैं? कौन से घटक हैं? क्लोरोजाइनिलोल और ट्रपीनियोल। कौन से हैं? क्लोरोजाइनिलोल और ट्रपीनियोल। अब है तीसरे प्रकार की जो औषधि है, कौन सी? प्रतिसूक्ष्म जैविक औषधि। तीसरे प्रकार की कौन सी औषधि है? वो है विसंक्रामक या रोगाणुनाशी या जीवाणुनाशी। वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं परंतु जीवित ऊतकों पर प्रयुक्त नहीं किया जाता है। वे सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं लेकिन जीवित ऊतकों पर प्रयुक्त नहीं किए जाते। ऐसे रसायन क्या कहलाते हैं? जीवाणुनाशी या विसंक्रामक या रोगाणुनाशी कहलाते हैं। जैसे फिनोल है, सल्फर डाइऑक्साइड है, पेनिसिलिन है, ओफ्लोक्सिन है, इम्यूनोग्लाइकोसाइड। जीवाणु निरोधी, वे सूक्ष्म जीवाणुओं पर निरोधक प्रभाव डालते हैं। जीवाणु निरोधक प्रभाव डालेंगे, वो क्या कहलाएंगे? जीवाणु निरोधी। जैसे क्लोरेमफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। जीवाणु 2 प्रकार के होंगे, ग्रेम पॉजिटिव तथा ग्रेम नेगेटिव। सूक्ष्म जीवाणु की वह प्रास जिस प्रति जीवाणु प्रभावकारी होते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों की वह प्रास जिस पे जीवाणु प्रभावकारी होंगे प्रति जीवाणु, वो क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम। और इस आधार पर प्रति जीवाणु 3 प्रकार के हो गए। विस्तृत स्पेक्ट्रम, वे प्रति जीवाणु जो ग्रेम पॉजिटिव और ग्रेम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विस्तृत प्रास का विन्यास करते हैं। यानी वे प्रति जीवाणु जो ग्रेम पॉजिटिव और ग्रेम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विस्तृत प्रास का विन्यास करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु। फॉर एग्जाम्पल एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, ये किसके एग्जाम्पल हैं? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु की। दूसरा प्रकार का जो ग्रेम पॉजिटिव और ग्रेम नेगेटिविटी सूक्ष्म जीवाणु के प्रास के आधार पे संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु, ये प्रति जीवाणु ग्रेम पॉजिटिव या तो ग्रेम पॉजिटिव प्रास के लिए प्रभावी होंगे या ग्रेम नेगेटिव जीवाणु के लिए प्रति प्रभावी केवल एक के लिए होंगे, या तो ग्रेम पॉजिटिव के लिए या ग्रेम नेगेटिविटी के लिए। तीसरे प्रकार के प्रति जीवाणु हैं
वो हैं सीमित स्पेक्ट्रम। ये प्रतिजीवाणु एक जीव या रोग पर प्रभावी होते हैं, केवल एक रोग के लिए ही प्रभावी होते हैं, जैसे पेनिसिलिन जी एग्जाम्पल है इसका, पेनिसिलिन जी जो सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु हैं, यानी वे प्रतिजीवाणु जो एक जीव या रोग पर प्रभावी होंगे, केवल एक रोग के लिए प्रभावी होंगे, वो क्या कहलाएंगे, सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। और जो एक से अधिक रोगों के लिए काम में आते हैं, जिसमें प्रतिजीवाणु ग्रेम पॉजिटिव और ग्रेम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विस्तृत प्रास का विनाश कर देंगे, यानी उनको नष्ट कर देंगे। तो इस प्रकार के जीवाणु क्या कहलाएंगे, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। पेनिसिलिन, ये 6 प्रकार के प्राकृतिक पेनिसिलिन विलगित की जांच के इसमें पेनिसिलिन जी सर्वाधिक प्रयुक्त है। एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन दोनों हो पेनिसिलिन के नवीन अर्धसंश्लेषित रूप है। पेनिसिलिन का उपयोग किसके लिए किया जाएगा, निमोनिया ब्रोंकाइटिस के उपचार के लिए किया जाता है। किसी व्यक्ति को पेनिसिलिन देने से पूर्व उसके प्रति संवेदनशीलता की जांच अवश्य की जानी चाहिए, क्योंकि कुछ व्यक्तियों में पेनिसिलिन लेने से एलर्जी होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, एलर्जी होने लग जाती है। सांद्रता में परिवर्तन करने के लिए एक ही पदार्थ या प्रतिरोधी रोगाणुनाशक में बदला जा सकता है। फिनोल का 2% विलयन प्रतिरोधी होता है, और जबकि फिनोल का 1% विलयन क्या होगा, रोगाणुनाशी। क्या होगा, रोगाणुनाशी क्या होगा, जो सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है या मारता है। रोगाणुनाशी क्या होगा, वे रासायन जो सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं या मार देते हैं। और प्रतिरोधी क्या होगा, वे रासायन जो हानिकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकेंगे या नष्ट करेंगे, वो तो कहलाएंगे प्रतिरोधी। और वे रासायन जो सूक्ष्मजीवों को मारते हैं वो रोगाणुनाशी कहलाते हैं। तो फिनोल का 2% विलयन तो कहलाएगा प्रतिरोधी, और फिनोल का 2% विलयन तो कहलाएगा प्रतिरोधी, जो कि वे रासायन जो हानिकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकते हैं, नष्ट करते हैं और जीवित तौर पे कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, वो प्रतिरोधी होते हैं। और वो होता है फिनोल का 2% विलयन। और रोगाणुनाशी कौन से होंगे, वे सूक्ष्म जीवाणु को मारते हैं, वो क्या कहलाएंगे, रोगाणुनाशी। और वो होगा फिनोल का 1% विलयन। वो क्या होगा, फिनोल का 1% विलयन। रोगाणुनाशी का उपयोग निर्जीव वस्तुओं पर भी किया जाता है, जैसे फर्श है, दीवार है, टॉयलेट है, टाइल्स हैं। शल्य चिकित्सा में आने वाले उपकरणों को धोने के लिए रोगाणुनाशी का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोधी या जीवाणुनाशी या विष संक्रामकी में क्या अंतर है, प्रतिरोधी या विष संक्रामकी अंतर। प्रतिरोधी होते हैं वे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकते हैं। विष संक्रामकी हैं, ये सूक्ष्मजीवों को नष्ट करते हैं। ये प्रतिरोधी तो वृद्धि को रोकेंगे, और विष संक्रामकी क्या करेंगे, सूक्ष्मजीवों को मार देते हैं। क्या कर देते हैं, ये सूक्ष्मजीवों को मारते हैं। प्रतिरोधी का जीवित वस्तुओं पर प्रयुक्त किए जाते हैं, जबकि विष संक्रामकी ये त्वचा पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इनकी अल्प मात्रा प्रभावी होती है। ये अधिक प्रभावी होता है। इसका प्रभाव दीर्घकालन के लिए किया जाता है प्रतिरोधी का, जबकि विष संक्रामक का प्रयोग कम समय के लिए किया जाता है। इस तरह से प्रतिरोधी और विष संक्रामक के अंतर है। प्रतिरोधी क्या होते हैं, सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकते हैं,
उत्कों पे प्रयुक्त होते हैं, अल्प मात्रा प्रभावी होती है, इनका प्रभाव दीर्घकाल के लिए बना रहता है, जबकि विष संक्रामक सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, त्वचा पे प्रयुक्त नहीं किया जाता। इनकी अधिक मात्रा प्रभावी होती है और ये प्रभाव कम समय के लिए होता है, कम समय के लिए होता है।